कालीन प्रशासन मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बित्ती-कची और खजानदार होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जद्दूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनधारी पे मास्टर कहा है, किंतु वेतनधारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिली सैनिकों की भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, किंतु इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। मुगल शासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण के विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। व्यवसायों को नगर के निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया था। उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उसमें कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होता था। अकबर ने अपने शासनकाल में 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे जात के आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में, और जिसमें जात के आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात से भी कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद तंबाकू भारत के जनसामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि को मददे मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इस अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। इसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला दिए हुए आकृति अंकित थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा सरकार के नाम से। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारी जिलों में बटा था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा सरकार कहलाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों में मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। आंसर हो जाएगा भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी था। सर जद्दूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनधारी कहा, किंतु वेतन
वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनधारी का कार्य दीवाने तन करता था। नीचे दिए सही इसमें है ना देखना है। ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, सही व्याख्या करता है। पढ़ लेते हैं। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, सही बात है। और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, सही है। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल प्रशासन एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य को विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा मनुची को। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा सिकों की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 ईस्वी में दारा सिकों की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सा का पेशा अपना लिया था। बी है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर दिए जाते थे। इसके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये ही वेतन दिया जाता था। बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरणों को उच्च बनाए रखना। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि आंसर हो जाएगा साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी व्यवस्था एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधिकारिक मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसमें कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन को दिखाई पड़ते हैं, मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में सुचारू संचालन के लिए मीर बख्शी उत्तरदायी होता था। इसकी तुलना दिल्ली सल्तनत के दीवाने अर्ज से की जाती है, किंतु इसका प्रभाव दीवाने अर्ज से भी ज़्यादा था। मीर बख्शी घोड़ों को दागने और सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण भी करता था। यह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर दस्तखत करके सैनिकों के मासिक वेतन का निर्धारण भी करता था। अकबर के शासनकाल में 19वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, ये सत्य नहीं है। सीधा इसका आंसर पढ़ लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होता था। अकबर ने 40वें वर्ष के जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती है, उसके दर्ज की पहली कोटि में जिससे ज्ञात के आधे सवार रखना अपेक्षित था उसे दूसरी कोटि में, और जिससे जात के आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा सर्वग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नलिखित सोपान पर प्रवेश करके अमीर या अमीर उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा कर सकते थे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 3 सही है। सीधा इसका आंसर पढ़ लेते हैं। मनसब का अर्थ होता है श्रेणी अथवा पद तथा मनसबदार का अर्थ होता है उस अधिकारी से जिसे शाही सेना के पद में अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी।
अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जाट और सवार के पदों को आरंभ किया था। डॉ. एल. श्रीवास्तव के अनुसार जाट का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का घोतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उसके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदारी के बीच क्या अंतर है? आंसर डी हो जाएगा। सीधा इसका आंसर पढ़ लेते हैं। मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों में एवं में भूमि आवंटन अधिकारी प्राप्त होते थे, तथापि इनके भूमि अधिकारी केवल सेवा काल तक ही रहते थे। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे थे भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह का राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11% कतिपय क्षेत्र में यह 25% तक था संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इसके राजस्व अधिकारी वंशानुगत होते थे तथा इनका मुख्य उत्तरदायित्व तो राजस्व उगाही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं खिदमत राज्य को देते थे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा विद्रोही तत्वों से निपटने के राज्य में अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त ये आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य प्रमुख स्रोत क्या था? आंसर हो जाएगा भू राजस्व। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व हुआ करता था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं ने अपने समय में भू सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेर शाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया था, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग में श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया। उसके शासनकाल में समांतर उपज का 1/3 भूभाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर 50% तक हो गया। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली माल प्रतिनिधित्व करता था। आंसर हो जाएगा भू राजस्व का। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व होता था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। आंसर हो जाएगा जहांगीर। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था। इसके बाद ही तंबाकू भारत में जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया था। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई थी कि इस नुकसानदेह आदत से बचाने के लिए 1617 में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा था। मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है। आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मध्य मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सद्र यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों से में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। चकला शब्द है ना, सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगना में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई चकला का संगठन किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में उसने शासन में 19वें वर्ष से मानी जाती है, जिसमें जाट और सवार पद का विभाजन उसके शासन काल में 40वें वर्ष में किया गया था। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा
काल तक यह पद रहता था, अर्थात यह वंशानुगत पद नहीं था। मुगल सीधे इसका आंसर पढ़ लेते हैं बी। कथन दोनों सही है परंतु कथन को स्पष्ट नहीं करता है। मुगल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, सही बात है। मनसबदारों का चयन योग्यता के अनुसार होता था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर के शासनकाल में 19वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किया जाने का साक्ष्य मिलता है। मुगल मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी। इस पर कथन और कारण दोनों सही है परंतु करण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। दी हो जाएगा, दोनों सही है ना। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन में अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, उनका वर्गीकरण होता था। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया था। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल ने आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी। यह श्रेणियां 10 से लेकर 10,000 तक होती थी परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियां व्यवहारत प्रचलित थी। तो देख लेते हैं। अधिकारी और विहित कर्तव्य, दीवाने तन होता था, जागीर व वेतन को देखना था। मुस्ताफरी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना था। मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए वाकियानवीस है ना प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना था। सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। बादशाह और दीवान, अकबर का दीवान मुजफ्फर खां था। जहांगीर का दीवान गियास बेग एतमद उदौला था। शाहजहां का दीवान था सादुल्ला खां और औरंगजेब का दीवान था असद खां। सीधा पढ़ लेते इसका। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्य स्वर्ण मुहरे, चांदी के रुपया और तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का का दाम 1 रुपया 40 दाम होते थे। राज्य के आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही था, है ना। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख के युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम की देवनागरी लेख में युक्त सिक्के चले थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। आंसर हो जाएगा दाम कहलाता था। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? आंसर हो जाएगा बाबर ने। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? आंसर हो जाएगा सूरत। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। यह मुगल काल में एक प्रमुख बंदरगाह था। मुगलों के अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होते थे। मुगल काल के दौरान इसी बंदरगाह से मक्का की यात्रा मुख्यतः की जाती थी, अतः इसे बाबुल मक्का कहा जाता था। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा खजाना कहा जाता था। मुगल काल के दौरान किसी सम्राट के शासनकाल में जारी और प्रचलन में रहने वाले सिक्कों को चालनी कहा जाता था, जबकि पहले से शासनकाल में ढाले गए सिक्कों को खजाना कहा जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। आंसर हो जाएगा लगान निर्धारित का तरीका था। मध्यकाल में बटाई लगान निर्धारित की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी, नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, नगदी अथवा जब्ती प्रथा, गल्ला यानी बक्सिया बटाई प्रथा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित उदाहरण था? आंसर हो जाएगा हल की संख्या। जैन सरकार की औरंगजेब का इतिहास पुस्तक में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्था पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्था पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन में किसान प्रति हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व की भुगतान करते थे। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह
रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। दूसरा जगह सहाब नहर, मुगलकालीन सहाब यानी सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। मुगल बादशाह अकबर के समय पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नगर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा कराया गया था। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने कृषि को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब या सहाब नहर कर दिया।